डिस्कस चैप्टर ट्रांसपोर्ट क्लास 9 चैप्टर नंबर 9। ये जो हमारे पास चैप्टर है बेसिकली इसको हमने 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ना है, फिर हमने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस पढ़ना है, और एंड में जो हमारे पास पोर्शन है उसमें हमने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पढ़नी है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। तो ये 3 मेजर पोर्शन है इस चैप्टर के। जैसे कि अब इस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट ये क्या है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी सेल्स से मिलके बनी होती है। हम कंसीडर करते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, इस सेल के अंदर इस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कह लें या मेटाबॉलिज्म कह लें। अब इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ना उसको कुछ जो है हमारे पास मटेरियल जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर अपने सेल को जो है वो इनटेक करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट इन करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ मटेरियल जो है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इन ऑर्डर टू रन देयर मेटाबॉलिज्म सेल नीड्स सम मटेरियल फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो नीड टू डिस्पोज सम मटेरियल इनटू इन्वायरमेंट। कुछ मटेरियल जो है ये इन्वायरमेंट से लेगा सेल, और कुछ मटेरियल जो है ये इन्वायरमेंट में डिस्पोज कर देगा। कुछ मटेरियल जो है ये इन्वायरमेंट में डिस्पोज कर देगा। अब ये हो सकता है कि जो एक हमारे पास ये सेल ए था, अगर मैं कहूँ कि ये सेल ए है, तो हमारे पास एक और सेल हो जो सेल बी हो, ठीक है। अब सेल बी को भी इसी तरह ही कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, और कुछ चीज़ें जो हैं ये बना रहा होगा या ये डिस्पोज कर रहा होगा। कुछ चीज़ें ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा होगा, ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, और कुछ चीज़ें ये सेल जो है यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। तो हमारी पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है यूँ चलता रहता है। प्लांट्स की बॉडी में भी, एनिमल्स की बॉडी में भी, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट ये है कि हमारे पास अब ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट के जो हमारे पास मेथड्स हैं, किन किन तरह से ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट हम कह सकते हैं वाया डिफ्यूजन हो सकती है। अब अगर वाया डिफ्यूजन ये होगी तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कि हमें पता है कि डिफ्यूजन जो है ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या करती है, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन आपके पास टाइम टेकन है। और फिर जो हमारे पास डिफ्यूजन हो रही है इस बॉडी से, फॉर एग्जांपल इस सरफेस के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास यूनिसेल्युलर या सिंपल जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो ये हमारे पास काम कर सकती है। लेकिन जो हमारे पास कम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर हैं, कम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर में ये हमारे पास डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट बेसिकली नहीं हो सकता। बहुत छोटे लेवल के ऊपर ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन एक इतना कम्प्लेक्स सिस्टम जो है पूरा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वाया डिफ्यूजन नहीं हो सकती, ठीक है। तो वन मेथड हम कहते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसका डिफ्यूजन है, मगर ये जो है तमाम नीड्स को फुलफिल नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है, मटेरियल को टाइम लगता है हमारे पास डिफ्यूज़ होने में। और जो हमारे पास ज़्यादातर ये यूनिसेल्युलर या सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए तो काम करता है, क्योंकि उनकी बॉडी कांटेक्ट में होती है डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ, जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके। जो हमारे पास कम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर बॉडी हैं उसमें जो हमारे पास सेल्स हैं वो एक दूसरे से, हमें बहुत दूर दूर भी वो सेल्स होते हैं जहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट करना होता है मटेरियल को। तो इसके लिए बॉडी को एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम चाहिए, एक इस तरह का सिस्टम हो जो कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम हो, जिस सिस्टम के थ्रू पूरा जो है वो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस जो है होता हो, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं, ये वजह थी जिसकी वजह से हमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है पढ़ना पड़ा, और हमने समझने की कोशिश की कि ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो हमारे पास लाइफ ही इम्पॉसिबल हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड,
कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हमने समझनी है, जो हमें पहले आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर को समझना, जिस तरह हर चैप्टर की कुछ टर्म्स होती हैं। आप साइंस को पढ़ रहे हो स्पेसिफिकली, अगर मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, आप बायो को पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर आप टर्म्स को समझ लो तो आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे ये एक बच्चों वाली टर्म है कंडक्टिंग टिश्यूज। सबसे पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए। कंडक्टिंग टिश्यूज को वास्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज को वास्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, या वास्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो हैं जी, जाइलम होते हैं और फ्लोइम होते हैं, और इनको मिला के हम कहते हैं कि जी ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, क्योंकि इनका काम बेसिकली होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। अब इसको याद रखने के लिए तो वैसे तो ये ऑलमोस्ट सब बच्चों को ही पता होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह का स्टूडेंट है जिसको नहीं पता, जो ये भूल जाता है कि जाइलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वाटर के लिए या फूड के लिए, या फ्लोइम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो हम थोड़े से इसके निमोनिक्स देख लेते हैं। एक हम जाइलम का निमोनिक देखेंगे और एक ही हम फ्लोइम का निमोनिक देखेंगे। अब जाइलम हमारे पास जिस तरह अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही आता है, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी। सो डब्ल्यू वाटर, जाइलम। तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपने याद रखना है कि वाटर किधर जाए, कौन कंडक्ट करेगा, जाइलम। और फ्लोइम से जिस तरह हमारे पास ये फ साउंड दे रहा है, तो फूड। फ्लोइम क्या कंडक्ट करेगा, फूड के। तो ये हमारे पास जाइलम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेज फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। यहाँ पर अब एक टर्म यूज हुई है, एरियल पार्ट्स, रूट्स टू एरियल पार्ट्स। अब एरियल पार्ट्स हमारे पास वो वाले पार्ट्स होते हैं जो हमारे पास डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं विद द इन्वायरमेंट। अब जिस तरह अगर हम ये देखें कि दिस इज अ प्लांट, क्योंकि ये कंडक्टिंग टिश्यूज हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स में होते हैं, तो हमारे पास जो है हम इसको देखेंगे, ये हमारे पास प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं। तो ये तो उसकी रूट्स हैं, जो ये तो लैंड के अंदर है, ज़मीन के अंदर है, इन द सॉइल है। जो सॉइल से ऊपर ये जो इसका ये वाला सारा पार्ट होगा जो कि एयर से कांटेक्ट में होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये उसके कौन से पार्ट्स हैं, ये उसके एरियल पार्ट्स हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वेजल एलिमेंट्स और ट्रैकिएट्स। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें आपके पास टिश्यूज़ किस टाइप के होते हैं, बेसिकली ये वो बताया हुआ है कि आपके पास वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकिएड्स होते हैं। वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकिएड सेल्स जो है, ये सेल्स किस टाइप के इसके अंदर होते हैं, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकिएड्स के। अब वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकिएड्स जो हैं, ये हमारे पास एलोंगेटेड लॉन्ग सेल टाइप्स होते हैं। ये हमारे पास, ये देखें, दिस इज ए जाइलम, ये जाइलम के सेल्स हैं, ये फ्लोइम है और ये फ्लोइम के सेल्स हैं। अब ये जो ये वाला आपको शो हो रहा है ना, ये आपके पास ट्रैकिएड्स हैं, ये फाइबर दिखाया हुआ है, और ये आपके पास जो है ये दिखाया हुआ है, जो ये है आपके पास ट्रैकिएड की शेप। ठीक है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम फ्लोइम की बात करते हैं, अच्छा ये हमने एरियल पार्ट्स देख लिए कि ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएंगे, उसके एरियल पार्ट्स आ जाएंगे। एरियल के स्पेलिंग गलत है, एरियल सरफ वाला एरियल बनाया हुआ है यहाँ पे, वो वाला एरियल नहीं है। दिस इज एरियल सरफ वाला, AERIAL होता है, AERIAL। ये स्पेलिंग गलत है। लेट मी फिक्स दिस। जी इस तरह नहीं फिक्स होगा। ओके। तो ये एरियल पार्ट्स हैं इसके, और ये इसमें वेसल एलिमेंट्स और वेसल, इसको वेसल सेल्स भी कहते हैं, और ट्रैकिएड्स हैं। फ्लोइम हमारे पास जो है फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर यानी कि फूड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब सेल्स। अब इसके अंदर सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स, ये यहाँ पे हमारे पास, ये देखो ये एक दिखाया हुआ है, इसके अंदर ये जो है ये सीव ट्यूब सेल है, ये सीव ट्यूब सेल है, इसके ऊपर ये सीव बनी होती है, और ये सारा, लेट मी चेंज द कलर,
ये और फिर ये सीव ट्यूब सेल है, और इसके साथ ये कंपेनियन सेल है। बेसिकली कंपेनियन सेल्स जो है ना, उनका एक फंक्शन ये भी होता है कि वो प्रोटीन बनाते हैं इन सीव ट्यूब सीव प्लेट्स के लिए, जो सीव सेल्स हैं इनके लिए। तो इन इसमें सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, और इसमें वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकियर्ड्स होते हैं। अगर एक और डिफरेंस हम लिखना चाहें तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो मूवमेंट होती है ना, वो यूनि डायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब, अब वाटर जो है ना प्लांट्स ने वो रूट से अपवर्ड अपटेक करना होता है। तो यूजुअली जो हमारे पास हम जाइलम के अंदर वाटर की मूवमेंट बनाते हैं वो हम यूनिडायरेक्शनल बनाते हैं। लेकिन अब अगर देखो यहाँ पर एक लीफ है और उस लीफ में फूड बन रही है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब इसने जो है मल्टी डायरेक्शनल में ये जाएगा, इसने आपके पास जो है अपवर्ड भी ट्रांसपोर्ट होना होगा और डाउनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट होना होगा। ठीक है, प्लांट की बॉडी को ओवरऑल ये चाहिए। तो ये इसको आप ये नॉट यूनिडायरेक्शनल होती है और वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, ये एक हमारे पास ये टर्म थी कंडक्टिंग टिश्यूज की, जिसको हम वास्कुलर टिश्यूज या वास्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर टर्म यूज है वो हुई है ऑस्मोसिस की, और क्योंकि ये दोनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ऑस्मोसिस भी और डिफ्यूजन भी, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि अब ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस में हमारे पास डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होती है, ऑस्मोसिस में हमारे पास सॉल्वेंट की जो है वो मूवमेंट होती है। इसमें कौन मूव करेगा, इसमें सॉल्वेंट मूव करेगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट मूव कर रहा है, लेकिन डिफ्यूजन में कौन मूव करेगा, सोल्यूट मूव कर रहा है फ्रॉम द हाई टू द लो कंसंट्रेशन। अब ये जिस तरह हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है फिगर में, अब ये हमारे पास सोल्यूट था और ये सोल्यूट जो है यहाँ पर डिस्पर्स हो गया है, डिफ्यूज हो गया है, फैल गया है। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस में ये हमारे पास था सोल्यूट, और अब यहाँ पर जो है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल है। तो जब सॉल्वेंट सॉल्वेंट मूव हुआ है यहाँ पर फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर यहाँ पर जो है ये सॉल्वेंट की जो है मूवमेंट हुई है। तो ये हमारे पास ऑस्मोसिस में हमारे पास कौन मूव करता है, सॉल्वेंट, कहाँ से, फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। और डिफ्यूजन में हमारे पास जो है वो सोल्यूट की मूवमेंट होती है फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, ये दो टर्म्स थी, दोनों ही हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फिर पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये हम इन द एंड भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें अब ये देखो, ये एमसीक्यू आया हुआ है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो टेक अ सेकेंड एंड ट्राई टू आंसर इट। इट्स वेरी सिंपल एमसीक्यू। एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, जाइलम है, फ्लोइम है। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल हमने अभी पढ़ने हैं, जाइलम और फ्लोइम हम पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पर फूड की बात कर रहा है, सो यस इट्स आंसर इज फ्लोइम। अगर वाटर की बात करेगा तो इट्स आंसर विल बी जाइलम। ठीक है, तो दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ये आपकी बुक में साइड बॉक्स में से है कि प्राइमरी साइट्स जो हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वो क्या होती हैं। तो हम सेल्स को कहते हैं कि सेल्स आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, क्योंकि बायोलॉजी में हमारे पास इस तरह होता है कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो एज सच आपकी बुक्स, वर्ड्स नहीं बल्कि सेंटेंसेस जो हैं एमसीक्यूज़ में, वो एज सच आपकी बुक से कॉपी किए गए होते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ से चैप्टर का पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। ये हम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखेंगे, क्योंकि अभी ही हमें बहुत टाइम हो गया इसको करते हुए, वीडियो बनाते हुए। तो इसको हम सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह। फिर हम जो आगे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो पहले है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट, जब हम प्लांट की बात करेंगे हम दो तरह के ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, पहली वाटर और दूसरा फूड को। तो पहले अगर हम वाटर की बात करें तो मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि वाटर इज़ वाइटल टू प्लांट लाइफ। वाइटल क्यों है जी, वो हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसके थ्रू वो फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस करके। वाटर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। प्लांट ने टर्गर प्रेशर मेंटेन रखना है, उसके लिए उसको पानी चाहिए, और उसके अलावा भी बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ जो हैं जो वो मेंटेन रखता है। अब इन सेलुलर की एक्टिविटीज़ की आप एग्जांपल ले लो तो वो है
होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस की भी आप उससे ज़्यादा बात कर लो तो जिसमें हम जिस कैटेगरी में हम जाते हैं वो क्या है, वो है हमारे पास इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ये बॉडी के, थर्मो रेगुलेशन करता है ये। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आपकी बुक में एक लाइन है जो एज एन एमसीक्यूज ली जाती है, वो है, हालांकि वो सिंपल है, लैंड प्लांट्स। तो आपने ये लाइन भी याद रखनी है, लैंड्स प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाए अब तो ये वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, ये वाटर की एब्जॉर्प्शन रूट्स में से होती है। ठीक है, और फिर रूट से ये पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और खाने का तो सीन ही अलग है, उसका तो सीन फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है फूड मैन्युफैक्चर होता है, और फिर फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे पार्ट के लिए फॉर द यूटिलाइजेशन, या यूज़ हो जाता है या स्टोर हो जाता है। जितने भी हमारे पास लैंड प्लांट्स हैं वो हमारे पास जो हैं उनके अंदर वास्कुलर जो कम्प्लेक्स, देखो यहाँ पर ना वास्कुलर टिश्यूज का उन्होंने नाम लिखा है कि डेवलप किया हुआ है उन्होंने कम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यू को। तो ये वही जाइलम और फ्लोएम ही हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ जो मोसिस और लीवर वर्ड्स है ना, ये दो जो है इन्होंने बताया है कि मोसिस और लीवर वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास इनमें अभी ये अडेप्टेशन नहीं हुई। ठीक है, मोसिस जो है बेसिकली आपके पास स्मॉल फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती, और इनके कार्पल्स भी जो हैं बहुत लोइंग होते हैं। जबकि हमारे पास लीवर वर्ड्स जो हैं आपके पास वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द मीन्स ऑफ स्पोर, स्पोर रिलीज करते हैं, और इनका पूरा अलग अलग साइकिल होता है। ये अलग अलग प्लांट्स के, ये सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में जाके आप लोग एफएससी मेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हमारे पास होती हैं। उसके बाद ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, वाटर एंड आयन अपटेक। ये अक्सर पेपर में आता रहता है, तो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम को। लेट्स ड्रॉ इट टुगेदर। ये वाला। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया जाइलम, ये आपके पास हो गया, फिर उसके बाद उसका एंडोडर्मिस, उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास ब्रॉड जोन ऑफ कॉर्टेक्स, उसके बाद एंड में एपिडर्मिस। अच्छा जी, इनके हम बना देंगे डबल लेयर, मतलब कि जो भी इनकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसको आपने डबल करना है। इसको उठा के कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता था, लेकिन साथ साथ ड्रॉ करने का मकसद ये है कि साथ साथ ड्रॉ करके जब आप एक चीज़ को ड्रॉ होते हुए देख लेते हैं तो उससे थोड़ा सा इंसान को आइडिया हो जाता है। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह बनाना थोड़ा नीटनेस नहीं आती है, अजीब लगता है। ओके, तो ये हमारे पास रूट हेयर है, तो फिर उसमें हो गया। अच्छा, आपने इस सबको ना ऐसे कर लेना है, इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन नीट सी बनानी है, आपने ऐसे मेरी तरह नहीं बनानी, प्यारी प्यारी सी बनानी है। ठीक है जी, फिर यहाँ से आपके पास ट्रांसपोर्ट होगा। अब हम इसको थोड़ा सा थिकनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन थिकनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा।
लेट्स टेक दिस। ये जो है ना आपके पास, इसने कोटेक्स के सेल्स के अंदर नहीं जाना, इसने बाहर बाहर ही रहना है, और इसने यहाँ पर एंडोडर्मिस में जाके जो है ना एंटर हो जाना है बस। लेकिन जो आपके पास सेकंड लाइन आ रही है, जो आपके पास यहाँ पर एपिडर्मिस के अंदर से स्टार्ट हो रही है, इसने ये कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर से जाके यहाँ पर फिर आपके पास जो है जाइलम के सेल्स के अंदर कन्वर्ट शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, ये आपके पास जाइलम का पोर्शन है, और ये आपके पास एंडोडर्मिस है, ये ब्रॉड जोन ऑफ कॉर्टेक्स है, दिस इज एपिडर्मिस, और ये है रूट हेयर। तो ये आपके पास ये, यहाँ से अब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने ये नाम क्या लिखे हैं। ये रूट हेयर, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल यहाँ पर आपकी बुक ने नहीं दिखाई हुई, तो मैंने भी नहीं ड्रॉ की। पेरिसाइकिल, कंडक्टिंग टिश्यूज, इस तरह की एक फिगर जो है ना आपकी बुक में 9.1 है, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की है, और ये काफ़ी ख़राब ड्रॉ हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम वाटर और आयन की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, तो हम ये तो हमें अंडरस्टूड सी बात है कि हम स्टार्ट करेंगे विद द रूट्स। रूट्स का काम क्या होता है, वो स्टार्ट ये करता है कि बजाय इसके कि सिर्फ रूट्स जो है ना प्लांट को एंकर नहीं करती, उसके और भी दो इंपॉर्टेंट काम आपकी बुक ने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। पहला क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम सॉइल, और दूसरा क्या है, प्रोवाइड कंडक्टिंग टिश्यूज़। ठीक है, अब इसमें हमने कंडक्टिंग टिश्यू, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और रूट हेयर। सबसे पहले हम बात करें कंडक्टिंग टिश्यूज़ की, ये मैंने आपको बता दिया, जाइलम और फ्लोएम, ये वाला एरिया कंडक्टिंग टिश्यूज़ का है। ठीक है, उसके बाद पेरिसाइकल। पेरिसाइकल आपके पास जो है ना, ये एक बड़ी नैरो सी और थिन वॉल्ड सी लेयर होती है पेरिसाइकल। ठीक है, सेल्स की एक लेयर होती है। उसके बाद आपके पास सिंगल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस आती है, दिस इज सिंगल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस आती है। ठीक है, जो कि आपके पास, उसके बाद आपके पास क्या आता है, ये एक आपके पास ब्रॉड जोन ऑफ कॉर्टेक्स आता है, जो ये है। फिर क्या आएगा, फिर एक ब्रॉड जोन आएगा आपके पास कॉर्टेक्स का। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगी एपिडर्मिस, ये वाली एपिडर्मिस, और उसके बाद एंड में दिस इज द रूट हेयर। तो बेसिकली यूं आपके पास ये एक जो हम जड़ देखते हैं जब एक प्लांट की, ये बेसिकली एक प्लांट की जड़ है, जिसके अंदर का ये सारा स्ट्रक्चर है। जब हम देखते हैं ना रूट को, तो वो अक्सर हम यूँ देखते हैं कि एक, अगर अब ये एक रूट आ रही है ना, तो उसके यूँ ब्रीक ब्रीक से आगे रूट हेयर्स होते हैं। तो ये वो रूट हेयर है, और उसके बाद ये सारा वो रूट का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर यहाँ तक ये जाइलम ऐड है। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास जो है ट्रांसपोर्टेशन होती है। यूँ आपके पास ये वाटर यहाँ से रूट हेयर से जाके फिर ये एपिडर्मिस से, कॉर्टेक्स से, फिर एंडोडर्मिस से, फिर जाइलम में जाता है, और फिर अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग टिश्यूज कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम है, आर ग्रुप्ड इन द सेंटर टू फॉर्म अ रोड शेप्ड कोर। दिस रोड एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रोड। ये जो रोड है पूरी लेंथ ऑफ द रोड में एक्सटेंड होता है। आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यू देयर इज अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, द पेरिसाइकल। A single layer of cells, endodermis, surrounds the pericycle. External to this, there is a broad zone of cortex. It consists of large and thin-walled cells. Cortex is bounded on outside by the single layer of epidermal cell. और एपिडर्मल सेल के बाद ये रूट हेयर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इट्स नॉट रूट, इट्स रूट हेयर। ठीक है, तो रूट ऑल्सो हैव अ क्लस्टर ऑफ टाइनी रूट हेयर्स विच आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल। ये रूट हेयर्स आते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस भी वो पूछ लेते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस में देखो ना, ये मेन काम ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ को इस तरह समझ लो कि देखो, एक ये इस तरह आप शेप देख लो, इस तरह की शेप है, और एक शेप है इस तरह की, या हम रूट हेयर को ही क्यों ना ड्रॉ कर लें। और एक इस तरह की शेप हो गई, और एक शेप है आपके पास इस तरह से, इस तरह से। अब एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करने,
ठीक है, इसमें हम यूं मूव कर जाएंगे, इसमें यहाँ से मूव करके यहाँ 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 यहाँ, सो ये क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो रूट हेयर्स ऐसे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो आपके पास जो है सॉइल में से ज़्यादा वाटर के साथ कांटेक्ट में जा सकते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है रूट हेयर्स का, उसमें हायर कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट की एज कंपेयर टू जो हमारे पास सॉइल वाटर होता है। तो जो पानी है वो वाया ऑस्मोसिस जो है वो मूव करता है। ठीक है, सॉल्ट्स जो हैं, पानी वाया ऑस्मोसिस मूव करता है, और सॉल्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं वाया डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वो और आफ्टर their entry into root hairs, water and salt travel through intercellular spaces or through cells via channels called plasmodesmata। ये जो हमारे पास यहाँ पर इनके दरमियान में ये जो चैनल्स बने हुए थे ना, यूं चैनल्स जो बने हुए हैं, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटास। तो कहाँ कैसे मूव करता है, वाया प्लाज्मोडेस्मेटास। वंस इन जाइलम, वाटर एंड सॉल्ट्स आर कैरिड टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम में जब चला जाएगा तो वो तमाम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन द अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस ट्रांसपायरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।